नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा है। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद ये छापा पड़ा है। दफ्तर में जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में छानबीन जारी है। दिल्ली में 12 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों तक पूछताछ होने के बाद अब ईडी ने रुख किया है नेशनल हेराल्ड के दफ्तर का। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां ईडी पहुंची हुई है कागजात जब्त करने के लिए, और दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से 27 जुलाई को भी पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से 11 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। वहीं राहुल गांधी से 5 दौर की पूछताछ में 50 घंटे तक पूछताछ की गई है। और इस बीच ये बड़ी खबर, जो है नेशनल हेराल्ड जिस पेपर को लेकर के ये पूरा मामला ईडी छानबीन कर रही है, उसके दफ्तर पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है और दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। खबरें ये भी है कि नेशनल हेराल्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो दफ्तर के कर्मचारी हैं, उनके यहाँ भी पूछताछ हो सकती है। और ऐसे में ये तस्वीरें नेशनल हेराल्ड हाउस के बाहर की, हेराल्ड हाउस है ये, जहां नेशनल हेराल्ड का काम होता है, और ऐसे में यहाँ पर ये छापेमारी की गई है। 12 जगहों पर ये छापेमारी। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, आप वहां पर मौजूद हैं, अपडेट क्या है, हलचल क्या है? देखिए, बिल्कुल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के जो अधिकारी हैं वो नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंचे हैं। और देखिए, ये आईटीओ पर स्थित हेराल्ड हाउस है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर बात करें तो पासपोर्ट सेवा केंद्र है। हालांकि आमतौर पर यहां पर भीड़ रहती है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है। वहां पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचे थे और वहां पर दस्तावेजों को खंगालने की जो कवायद है वो ईडी के दफ्तरों, ईडी के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि जो हमें आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है उसके अंदर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, केवल सिक्योरिटी गार्ड के अलावा। हालांकि जो ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं वो ये दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। जो एजीएल और यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बीच में जो एक गठजोड़ हुआ था, उसमें आखिर जो गड़बड़ियां पाई गई थी पैसों को लेकर, उन्हीं दस्तावेजों को खंगालने के लिए न केवल नेशनल हेराल्ड दफ्तर बल्कि देश के तकरीबन 10 से ज्यादा जगहों पर ईडी लगातार छापेमारी करी। क्योंकि इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि सोनिया गांधी से 3 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई थी, जिसमें 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। इससे पहले राहुल गांधी से भी 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी। और आज ईडी के अधिकारी जो है वो नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंचे और यहां पर उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कवायद जो है वो की जा रही है, जो कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी और जो एजीएल के बीच में जो दस्तावेज हैं उनको यहां से खंगाला जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस के संबंध में 11 घंटे तक पूछताछ होती है कांग्रेस अध्यक्ष से, सोनिया गांधी से। उसके बाद राहुल गांधी से 50 घंटे तक की पूछताछ होती है। और आज जब ईडी छापेमारी करने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची है, तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की पूछताछ से ईडी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। नमित, देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी से जब पूछताछ की गई थी 50 घंटे से ज़्यादा, उस दौरान भी ईडी के जो आधिकारिक सूत्र थे उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी ने जो सवालों के जवाब दिए थे उससे ईडी संतुष्ट नहीं था। और उसके बाद जब सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई तो तकरीबन कुछ सवाल उसमें सिमिलर थे, उन सवालों के जवाब से भी ईडी संतुष्ट नहीं थी। और यही वजह है कि आज नेशनल हेराल्ड दफ्तर के अंदर पहुंची है ईडी के टीम, जो है वो लगातार पिछले 1 घंटे से छापेमारी कर रही है और देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे मेन जो हेड ऑफिस है नेशनल हेराल्ड का, वो यहीं पर है। आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस जो है, इसी के फर्स्ट फ्लोर पर नेशनल हेराल्ड दफ्तर है। वहीं पर ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। और ईडी, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि उस दौरान जो वित्तीय गड़बड़ियां हुई थी और 10 जनपद पर भी जो बैठक हुई थी, क्या उसके दस्तावेज जो हैं वो अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद है नेशनल हेराल्ड दफ्तर में? उन्हीं जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने की जो कोशिश है वो फिलहाल ईडी की टीम कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे भी ईडी छापेमारी कर सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है।
देखिए बिल्कुल फिलहाल अगर हम ईडी दफ्तर की बात करें तो वहां से जो ईडी की टीम यहां पर पहुंची है नेशनल हेराल्ड दफ्तर, यहां पर पहले फ्लोर पर, जैसे एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं, पहले फ्लोर पर नेशनल हेराल्ड दफ्तर है और यहीं पर ही ईडी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के अंदर जो लोग काम करते हैं वो मौजूद। हालांकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं केवल यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग नेशनल हेराल्ड दफ्तर में काम करते हैं आशंका जताई जा रही है कि उन लोगों के घरों पर भी ईडी छापेमारी कर सकती है, क्योंकि ईडी जिन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि उन लोगों के घरों में वो दस्तावेज हों, क्योंकि न केवल दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्य हैं जहां पर ईडी की जो टीम है वो पिछले 2 घंटे से लगातार छापेमारी कर रही है। जी नमित, क्या इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है? ईडी की कितनी टीम पहुंची हुई है, कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि आप लगातार ये बता रहे हैं कि उस दफ्तर में फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ गार्ड है, और ऐसे में ईडी के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, वो जो कागजात चाहे, जो दस्तावेज चाहे वो जब्त करके अपने साथ ले जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें मीनाक्षी, क्योंकि पहले फ्लोर पर जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र है और आमतौर पर यहां पर भीड़ देखी जाती है। आज भी अगर आप देखेंगे मेन गेट पर नीचे तो वहां से जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपना काम कराने लोग आते हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पहले फ्लोर पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है और वहां पर हालांकि जैसा आपने जिक्र किया कि वहां पर ईडी के अधिकारियों को आसानी होगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड दफ्तर में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई नहीं है, तो ईडी जो है पूरी तरीके से वहां पर छानबीन कर रही है, दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं कि कितने लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि ऊपर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। जैसे ही ईडी के अधिकारी नीचे पहुंचते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, तभी ये क्लियर किया जाएगा कि आखिर कितने लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है और क्या कुछ जो दस्तावेज हैं वो ईडी को फिलहाल हासिल हुए हैं। बिल्कुल नमित, लेकिन ऐसे में जो आप बता रहे हैं आसपास जो ऑफिस हैं वहां पर जाने से किसी को भी ईडी रोक नहीं रही है, इस तरीके का कोई जांच घेरा नहीं बनाया गया है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी आना जाना बाकी लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल भरा नहीं हो रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो पहला फ्लोर है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र का है और यहाँ पर भी अभी भी देखिए कि आवाजाही है वो नॉर्मल है, लोग अपना काम करा रहे हैं, लेकिन पहले फ्लोर पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जहाँ पर पहले फ्लोर पर हेराल्ड हाउस का जो नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है वो पहले फ्लोर पर ही है और पहले फ्लोर पर अगर यहाँ बाहर से तो सही तरीके से साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन ईडी की जो टीम है वो पहले फ्लोर पर ही मौजूद है, वहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। हमने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पहले फ्लोर पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। हालांकि जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहां पर लोग आ जा रहे हैं, अपना जो काम है वो करवा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही ईडी की जो छापेमारी है वो खत्म होगी, फिर ईडी की टीम नीचे आएगी, फिर मीडिया से रूबरू बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होगी और आगे की जानकारी नमित के हाथ लगे हैं। जी, आगे की जानकारी नमित मिल पाएगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी थी पिछले दिनों भी कि आखिरकार किस तरीके से पूरे देश में बवाल मचाया गया था, कांग्रेस नेताओं से पूछताछ हो रही थी, इस वजह से ये पूरा बवाल था। क्या कांग्रेस के नेता अब यहाँ पर भी जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए कि आखिरकार दफ्तर में क्यों घुस गए हैं, दफ्तर में ईडी क्यों छापेमारी कर रही है? ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो जैसे ही ईडी की छापेमारी नेशनल हेराल्ड हाउस पे हुई है और इसके अलावा भी देश के तकरीबन 10 से ज़्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, उस पर कांग्रेस के लीडर्स लगातार ये कह रही है कि ये बेवजह की छापेमारी है, हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो कोई भी कांग्रेस का लीडर्स अभी तक तो नजर नहीं आया। हालांकि यहाँ पर हलचल जो है वो फिलहाल थोड़ी सी तेज हुई है। यहाँ पर देखिए केवल मीडिया का जमावड़ा है, इसके अलावा हेराल्ड हाउस के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही लोग जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आईटीओ के पास ये नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, तो काफी व्यस्ततम ये इलाका रहता है। आप ये भी देखिए जो नीचे सर्विस रोड है यहाँ पर मीडिया के जमावड़े के बाद लोगों को जी नमित, ऐसे में देखने को यह भी खूब मिला कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी वो एक दूसरे पर वार करते रही है, हमला करते रही, निशाने साधते रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर पाक साफ है तो फिर आपको तकलीफ क्या है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि आप एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी भी खूब हुई और जब आज ईडी सीधे हेराल्ड हाउस में घुस गई है तो बयानबाजी भी खूब देखने को मिलने वाली है। यहाँ देखिए बिल्कुल जब से ईडी यहाँ पर पहुंची है ईडी की टीम, उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, क्योंकि मानसून सेशन भी चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं और खासतौर पर कांग्रेस अगर बात करें तो कांग्रेस के सांसद संसद में भी उस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तो सड़क पर सत्याग्रह मार्च कांग्रेस के नेताओं ने किया था और देश के अलग अलग इलाकों के अंदर भी सत्याग्रह मार्च किया गया था। तो आज नेशनल हेराल्ड ऑफिस में जब से ईडी की टीम पहुंची है, विपक्षी नेताओं के जो रिएक्शन है वो भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन
तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो हो गया है ईडी की टीम को अंदर गए हुए। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही ईडी की टीम बाहर निकले और वो बताए कि आखिर क्या कुछ दस्तावेज जो है वो ईडी के दफ्तर से बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का बढ़ रहा होगा। आप नमित हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को समझाते हैं, बताते हैं कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर के लगातार पूछताछ होती है। राहुल गांधी से, कांग्रेस नेता हैं, सांसद हैं वो वायनाड से, ऐसे में उनसे पूछताछ होती है। लगभग 50 घंटे तक ये पूछताछ चलती है। उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ होती है। सोनिया गांधी से भी 11 घंटे तक पूछताछ चलती है। और अब ईडी में यहाँ पर छापेमारी करने पहुंची हुई है हेराल्ड हाउस में। तो अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड की गाथा क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था और साथ ही इसे आज़ादी के लिए लिखने वाला एक पेपर बताया था। उन्होंने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की थी, जिसे लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है कि इनके ऊपर ये हमला है। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। आज़ादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शामिल है। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से इसे पब्लिश किया जाता था। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया। ये पूरी कंपनी घाटे में चली गई और कांग्रेस ने इसे कर्ज से उबारने की कोशिश की, 90 करोड़ का कर्ज देकर के। साथ ही कर्ज मिलने के बावजूद 2008 में यह अखबार बंद हो गया। कांग्रेस ने इसे उबारने की कोशिश की, लेकिन ये कंपनी डूबते चली गई। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL नाम की नई कंपनी खड़ी की गई, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से एजेएल का अधिग्रहण कर लिया गया। यंग इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल थे, जिनके पास कुल 76% हिस्सेदारी थी। तो YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 76% हिस्सेदारी दोनों की थी। बाकी की 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। सैम पित्रोदा का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। जिस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाशन में आया है, लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने YIL को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। तो 99% शेयर इस तरीके से हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का जो लोन था, जो कंपनी को उबारने के लिए दिया गया था, अखबार को उबारने के लिए दिया गया था, उसे माफ कर दिया गया। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए 2012 में केस फाइल किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित लगातार जुड़े हुए हैं। नमित, सबसे पहले 2012 में ये पूरा मामला प्रकाश में आता है कि किस तरीके से यहाँ एजेएल का मर्जअप होता है YIL में, और इस तरीके से पूरा जो 90 करोड़ रुपए दिए जाते हैं वो खत्म कर दिया जाता है लोन, और एक तरीके से जो कंपनी का अधिग्रहण है वो यंग इंडिया लिमिटेड के पास चला जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये याचिका दाखिल की इस पे पूछताछ के लिए। उसके बाद ये केस आगे बढ़ते गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इसे रोक दिया गया। अब कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि आखिरकार जब एक बार क्लीन चिट मिल चुकी है तो दोबारा से ये केस क्यों शुरू किया जा रहा है? देखिए, साल 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई थी, उसके के बाद ये मामला सुर्खियों में आया था। और जैसा आपने जिक्र किया कि बीच में इस मामले में पूछताछ रुक गई थी, लेकिन ईडी के पास अपने अधिकार है PMLA एक्ट के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, कि वो कब पूछताछ कर सकती है किसी से भी। इसी वजह से अब दोबारा से इस मामले में जब पूछताछ शुरू हुई है तो लंबी पूछताछ राहुल गांधी से भी की गई, सोनिया गांधी से भी की गई। और जो पैसे की गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया था यंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा और एजेएल के बीच में जो गठजोड़ हुआ था, उसी को लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस दौरान जो बैठकें हुई थी, क्या उसमें दस्तावेज जो हैं वो निकलकर सामने आए थे। और अभी भी ईडी के पास जो हैं कुछ वो दस्तावेज नहीं है जिसके बिहाफ पर वो प्रूफ कर सके। और यही वजह है कि ईडी दफ्तर से जो टीम यहाँ पर पहुंची है हेराल्ड हाउस, वहाँ पर लगातार अभी भी देखिए ये फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा नज़दीक आए हैं और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो ईडी की टीम है वो पहुंची। और देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वो लोग जो हैं वो अभी भी आ जा
जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है मीनाक्षी कि कब ईडी की टीम जो है वो ईडी की कार्रवाई जो है वो यहाँ से नेशनल हेराल्ड ऑफिस से पूरी होती है और ईडी की टीम जब नीचे आएगी तो मीडिया का जमावड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नगमित अगर हम बात करते हैं कितनी देर से आखिरकार ये यहाँ पर छानबीन चल रही है, कितनी देर पहले ये ईडी की टीम आई है, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए तकरीबन जो हमारे पास सूचना है 10:30 से 11 बजे के बीच में जो ईडी की टीम है वो नेशनल हेराल्ड ऑफिस में पहुंची है और ईडी की टीम में कितने अधिकारी हैं ये अभी खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि जो ईडी की कार्रवाई होती है वो गुप्त रखी जाती है। जब ईडी की टीम उस जगह पहुंच जाती है उसी के बाद जो है जानकारी मिलती है, क्योंकि अभी भी अगर हम जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था केवल दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए जो दफ्तर हैं वहाँ पर भी ईडी की छापेमारी जारी है और जो इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस में लोग संलिप्त थे उन लोगों के घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में जी नमित, एक तरफ यहाँ जहाँ दफ्तर में छापेमारी चल रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के ट्वीट भी सामने आने लगे हैं, सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं, तानाशाह सरकार है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे, साफ तौर पर ये कह रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल इस बात का जिक्र मैं पहले ही कर रहा था कि ईडी की कार्रवाई पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा और जब पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी उस दौरान भी राहुल गांधी की तरफ से इसी तरीके के कमेंट्स किए गए थे, ट्वीट किए गए थे कि हम डरने वाले नहीं हैं तानाशाह सरकार के सामने। लेकिन यहाँ पर ईडी लगातार जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, क्योंकि ईडी को वो दस्तावेज चाहिए कि आखिर उस मीटिंग के दौरान किन जो दस्तावेज थे उन पर हस्ताक्षर किए गए थे, कैसे यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो बनाई गई थी और कांग्रेस का आखिर इसमें कितना सहयोग था, किस तरीके से कांग्रेस यंग इंडिया लिमिटेड में संलिप्त हुई थी। तो ऐसे में उन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है और इसी वजह से दिल्ली के साथ जी नमित, हेराल्ड हाउस ऐसे में वो अहम जगह है जहां से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आप अपडेट लेते रहिए, जल्दी आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामला है। मुंबई में 2 जगह ईडी की छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हो रही है। मुंबई में 2 जगह ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पात्रा चौल घोटाले में जिस तरीके से ईडी पूछताछ करती है, 4 अगस्त तक के लिए यहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में उन्हें भेजा जाता है और अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई जारी है। मुंबई में 2 जगह ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां पूछताछ अभी भी जारी है। मुंबई में 2 जगह ईडी की टीम पहुंची हुई है। संजय राउत की ये वो तस्वीरें जब वो घर से बाहर निकले, हाथ हिलाते हुए निकले, साफ तौर पर ये कहते हुए कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। हालांकि 4 अगस्त तक रिमांड पर। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, ईडी की ये पूछताछ यहां पर लगातार जारी है और ऐसे में ईडी ने 2 जगह और छापेमारी की है। कौन सी वो 2 जगह हैं और क्या ये संजय राउत से किस तरीके से जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने संजय राउत की कस्टडी जो है वो कोर्ट से मांग ली है और इस वक्त ईडी 2 अलग अलग ठिकानों पर जो संजय राउत से जुड़े हुए हैं वहां पर सर्च कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। हालांकि वो 2 कौन से जगह इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक और जानकारी आपको बता दूं कि ईडी ने संजय राउत से जुड़े मामलों में कुछ और लोगों को समन भेजा है पूछताछ के लिए कि आप आइए ईडी के दफ्तर में आपसे पूछताछ होगी। शायद जानकारी जो ये मिल रही है कि शायद संजय राउत के सामने बिठा के पूछताछ की जाए, क्योंकि जो मुंबई के गोरेगांव इलाके में पत्राचाल है उस मामले में 1035 करोड़ रुपए का घोटाला और संजय राउत के ऊपर आरोप है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए उनके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो इसी वजह से इस मामले में 2 और लोगों को समन भेजा गया है। कुछ लोगों का नाम जो है अभी तक सामने डिस्क्लोज ईडी नहीं की है, लेकिन समन भेजा गया है। ईडी की यहाँ पर यह मंशा होगी कि जब 4 अगस्त को जब संजय राउत को दोबारा मुंबई की पीएमएलए कोर्ट पे पेश किया जाएगा तो और रिमांड मांगे जाए, क्योंकि उसके लिए कुछ और सबूत जो है वो इकट्ठा करने पड़ेंगे। इसी वजह से यह छापेमारी जो है अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है और कुछ लोगों को समन भी भेजा गया है जो संजय राउत से जुड़े हुए हैं, तो इस केस में जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल शुभम, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ निशाने भी खूब साधे जा रहे हैं। खुद संजय राउत ये कहते हुए नजर आए थे जब बाहर निकले थे घर से कि ना मैं झुकूंगा ना मैं शिवसेना को छोड़ूंगा और मैं शिवसेना के साथ हूं। उनका ये कहना है कि ये एक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से साजिश है और साथ ही सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसकी पूरी पटकथा तभी लिख गई थी जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की कमान मिली थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था।
देखिए बिल्कुल आरोप तो लग रहे हैं, जिस तरह से संजय राउत जो है आरोप लगा रहे हैं ईडी के ऊपर, सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं इसमें सरासर सच्चाई भी दिखाई देती है। क्योंकि जो शिंदे गुट में शामिल जो कई सारे मंत्री हैं, चाहे जो कई सारे शिवसेना के विधायक तो जी ईडी के रडार पर थे, वो शिंदे गुट में चले जाकर तो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई फिलहाल जो है स्थगित कर दी गई। तो ऐसे में जब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने थे, वो कह रहे हैं कि पटकथा उसी समय लिखी, क्योंकि जिस तरीके से कल एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा में जो है बयान दिया था कि भोंपू बंद हो गया। भोंपू का बंदर सुबह जो 8 बजे संजय राउत आके मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते थे, वो सारी बातचीत बंद हो चुकी, कुछ दिन के लिए बंद हो गया, क्योंकि संजय राउत अब ईडी की हिरासत में। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सरासर दिखाता है, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत से अलग हो गए, क्योंकि कई सारे जो विधायक थे वो संजय राउत से नाराज रहते, कई सारे नेता, खुद एकनाथ शिंदे वो संजय राउत से नाराज चल रहे थे, इसी वजह से वो पार्टी से अलग हो गए। जब हम बात करते प्रताप सरनाईक, भावना गवली, ये दो ऐसे जो शिवसेना के विधायक है, इनके ऊपर ईडी की रडार थी ये सरकार बनने से पहले। अब जब वो शिंदे गुट में जा चुके हैं, बीजेपी के साथ सरकार बन चुकी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन संजय राउत इसमें फंसते हुए नजर आ चुके थे और संजय राउत के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही थी वो आखिरकार हुई कि इसी वजह से संजय राउत जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये पटकथा खुद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, पहले उद्धव ठाकरे के साथ है, अब अलग हो चुके हैं, उन्होंने ही लिखी है उन्हें फंसाने के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बदले की भावना से प्रेरित राजनीति मानी जा रही है और आपने भी जिस तरीके से समझाया वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है। तस्वीरें वो भी सामने आई, न्यूज़ इंडिया पर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने संजय राउत की मां पहुंची हुई थी और उन्होंने यहाँ पर विनम्र होकर के कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन पात्रा चौल घोटाला जो ये पूरा मामला है वो कुछ और ही बयां करता है। आखिरकार उनके अकाउंट में इतना पैसा कैसे ट्रांसफर किया गया, इसको लेकर के भी सवाल है। देखिए बिल्कुल सवाल जायज है और ईडी इसी के आधार पर जो है संजय राउत की गिरफ्तारी की। ईडी का कहना है कि जो प्रवीण राउत जो संजय राउत के बेहद करीबी है, जो आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मुंबई के गोरेगांव इलाके में जो पात्रा चाल है जिससे डीलरमेंट की बात कही गई थी, उसका जो पैसा है वो संजय राउत के अकाउंट में आता। उसी पैसों से संजय राउत ने जो है कई सारे मुंबई के माफ कीजिए जो मुंबई से सटा अलीबाग का इलाका है वहां पर 8 जगहों पर जो है जमीन खरीदी है। उसके अलावा 2010-11 में जो है विदेश घूमने गए थे। ऐसे कई सारे आरोप जो है संजय राउत के ऊपर लगाए गए, ये उन्हीं पैसों के आधार से। लेकिन संजय राउत का कहना है, उनके वकील का कहना है कि संजय राउत के अकाउंट में इतने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है और ये पैसों का जब बिल्कुल शुभम, और अभी जिस तरीके से ईडी 2 जगह और छापेमारी करने पहुंची है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ईडी और भी जगह छापेमारी कर सकती है इस पूरे मसले पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शुभम। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बंगाल कैशकांज में अर्पिता मुखर्जी का बयान सामने आया है। मेडिकल के लिए ले जाते समय अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि मेरे फ्लैट में रखा पैसा मेरा नहीं है, मेरी गैर मौजूदगी में पैसा रखा गया। पार्थ चटर्जी को भी मेडिकल के लिए लाया गया, कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में मेडिकल होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पार्थ और अर्पिता मुखर्जी को लेकर के ये जो पूरा केस सामने आया, अर्पिता मुखर्जी के घरों से जिस तरीके से कैश बरामद किया गया, उसको लेकर के अर्पिता मुखर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी अनुपस्थिति में ये पैसा मेरे घर पर रखा गया कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में। हालांकि पार्थ चटर्जी को भी मेडिकल के लिए ले जाया गया है। बंगाल कैश कांड में अर्पिता मुखर्जी ने अब अपना बयान बदल दिया है। पहले उनका कहना था कि ये पूरा पैसा जो है वो पार्थ चटर्जी का है, अब बयान बदलते हुए कह रही है कि मुझे नहीं जानकारी किसका ये पैसा है, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी अनुपस्थिति में ये पैसा रखा गया है, मेरे फ्लैट में ये पैसा रखा गया, उनका ये कहना है। कितनी नकदी वहां से मिली थी आपको हमने दिखाया, लगभग 50 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है, 20 मोबाइल फोन मिलते हैं, न जाने कितने किलो तक सोना चांदी सब कुछ यहां बरामद किया जाता है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर वो ये कह देती हैं कि मुझे जानकारी नहीं है ये पैसा कहां से आया है, क्योंकि ये मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया है। ईएसआई अस्पताल कोलकाता में मेडिकल के लिए ले जाया गया अर्पिता मुखर्जी को जब उन्होंने ये बयान दिया है। साथ ही पार्थ चटर्जी को भी इसी अस्पताल में ले जाया गया है मेडिकल के लिए। पिछले दिनों की वो तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर हमने आपको दिखाई थी जब अर्पिता मुखर्जी को यहाँ अस्पताल ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, मीडिया को देख करके फूट फूट कर रोने लगी थी और अब आज फिर से बयान देते हुए नजर आई हैं। सीधे तौर पर कह रही है मुझे जानकारी नहीं है पैसा कहां से आया, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी अनुपस्थिति में पैसा रखा गया है। अभी लगातार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा ये जांच जारी है, लेकिन ऐसे में अर्पिता मुखर्जी के घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो अचानक से गायब हो जाती हैं। आशंका ये जताई जाती है कि उन गाड़ियों में भी पैसा भरा था।
लेकिन इस बीच उनके 2 घर से लगभग 50 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। इतनी कैश बरामदगी के बाद अर्पिता मुखर्जी का ये बयान कि उन्हें जानकारी नहीं है पैसा कहां से आया है, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस पैसे से कोई संबंध नहीं है, और अब ये कह रही हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में ये पैसा रखा गया था। बंगाल कैश कांड में अर्पिता मुखर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। कह रही है मेरे फ्लैट में पैसा कब रखा गया, कैसे रखा गया, मुझे जानकारी नहीं। तो खबरें फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।